નમસ્કાર સીએનબીસી બજાર પર આપનું સ્વાગત છે. આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રોપર્ટી ગુરુ અને હું છું જર્નાલ કંટી. તો પ્રોપર્ટી ગુરુના આ એપિસોડની અંદર આપણે નાઇટ ફ્રેન્કના એક ખાસ રિપોર્ટની એક ખાસ સર્વે કરવામાં આવે છે નાઇટ ફ્રેન્ક દ્વારા, જેને ઓળખવામાં આવે છે બિયોન્ડ ધ બ્રિક્સ હોમ બાયર સર્વે. આની અંદર ઘણા બધા ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફાઇન્ડિંગ્સ આપણને મળતા દેખાયા છે કે કેટલા લોકો ઘર ખરીદવા ઈચ્છી રહ્યા છે, પહેલી વારનું ઘર ખરીદનારા કેટલા હશે, પોતાનું ઘર અપગ્રેડ કરનારા કેટલા હશે, કયા શહેરમાં કઈ રીતના સેન્ટિમેન્ટ બની રહ્યા છે, આ તમામની આપણે અહીં આગળથી વાત કરવાના છે. પણ ખાસો ઇન્ટરેસ્ટિંગ સર્વેના આઉટકમ આપણને આવતા દેખાઈ રહ્યા છે, કારણ કે મુખ્ય વાત જો હું તમને જણાવું તો આ રિપોર્ટનો મેં અભ્યાસ કર્યો છે તો ભારત દેશના અલગ અલગ શહેરોના ગ્રાહકોનો આ સર્વે છે અને એમાંથી 80% લોકો પોતાનું નવું ઘર ખરીદવા માટે માંગી રહ્યા છે. પછી એ ભલે પહેલી વારનું ઘર હોય કે પોતાનું ઘર અપગ્રેડ કરવાના હોય, પણ આ તમામ અંગે આપણે ખાસ અહીં આગળથી ચર્ચા કરવાના છે અને આ માટે આપણી સાથે આ ચર્ચામાં જોડાયા છે नाइट फ्रैंकना नेशनल डायरेक्टर रिसर्च विवेक राठी. विवेक जी, आपका स्वागत है सीएनबीसी बाजार पर. और ये जो आपका सर्वे है, जैसे मैंने बताया, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है. सेंटिमेंट ग्राहक के क्या बन रहे हैं वो पूरी समझने की हमने इसमें एक समझ पाए, वैसा एक ये सर्वे है. तो पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये बियॉन्ड ब्रिक्स होम बायर सर्वे किन आधारों पर ये सर्वे हुआ है, क्या क्या देखा गया है इस सर्वे में? ज़रूर जना। तो इसमें ये जो सर्वे हमने किया है, जिसे हम होम बायर सर्वे कह रहे हैं, इसमें करीब 1600 ऐसे लोगों का सर्वे किया गया है, जो किसी न किसी तरीके से मकानों से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो भाड़े के घर पे रह रहे हैं, रेंटल प्रीमाइसेस पे रह रहे हैं या ओन प्रीमाइसेस पे रह रहे हैं। और उनकी आगे की क्या इच्छा है, उसे हमने कैप्चर करने की कोशिश की है। ये 8 जो बड़े शहर हैं भारत में, वहाँ से हमने लोगों का सर्वे किया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स आई है। ये सर्वे करने का मेन कारण ये था कि जो हाउसिंग डिमांड सप्लाई डायनामिक्स है, वो तो हम देखते ही रहते हैं, लेकिन इसके अलावा कस्टमर्स का सेंटिमेंट क्या है, माहौल क्या है, क्या अभी जो हमने तेज़ी देखी है वो कुछ शॉर्ट समय के लिए रहेगी या लंबे समय बरकरार रह सकती है। इन सब को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने कस्टमर की साइकी को समझने की कोशिश की, जहाँ पर उन लोगों ने अपने होम बाइंग सेंटिमेंट के बारे में बात की, उनके प्रेफ़रेंसेस के बारे में बात की, मकान से रिलेटेड क्या टाइप के उन्हें फीचर्स चाहिए, एमेनिटीज़ चाहिए, अगर कैचमेंट या जो लोकेशन है प्रॉपर्टी के बाहर वाले फैक्टर्स में उन्हें क्या टाइप की फैसिलिटीज़ चाहिए, उसके अलावा क्या टाइप का बजट है जो वो प्लान करके चलते हैं, जो उनकी इच्छा है ये मकान खरीदने के लिए। तो इन सारे मुद्दों के ऊपर हमने सवाल पूछे इन 1600 सिटीज़न से, और उसके जो फाइंडिंग्स हैं वो हमने इस रिपोर्ट में प्रदर्शन किए हैं। ઓકે, તો હોમ બાયર્સના જે બાઇંગના ડિસિઝન મેકિંગ છે એ કયા આધાર પર થવાના છે, એ કઈ ઉંમરમાં છે થી લઈને કઈ વસ્તુઓને કારણે આ બાઇંગનું કે ડિસિઝન અહીં આગળથી લેવામાં આવી રહ્યું છે, આ તમામની વાતો છે એ આપણે અહીં આગળથી ખાસ કરીને સમજીશું. પણ વિવેકજી, ये रेंट वर्सेस बाय, ये हम काफ़ी चर्चा होते हुए देखते हैं और एक समय पे हमने देखा था कि युवा लोग रेंट के घर ज़्यादा पसंद करते हैं. तो अब आपके इस सर्वे में रेंट वर्सेस बाय की क्या स्थिति आपने पाई है, और अगर खासकर हम युवाओं की बात करें तो उनके ये थिंकिंग में कुछ चेंज आया है? ज़रूर, ये जो सवाल है रेंट वर्सेस बाय का, ये हमेशा से आता रहा है। हमारा जो तरीका है समझने का इसमें ये है कि रियल एस्टेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी कंज़म्पशन नीड भी है और इन्वेस्टमेंट का भी प्रीमाइस है। जो कंज़म्पशन की नीड है वो अपने नज़रिए से हर कस्टमर तय कर सकता है कि उन्हें रेंट के द्वारा चाहिए या परचेज़ के द्वारा चाहिए। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट की जो नीड है, जो भी फुलफ़िल करना चाहते हैं रियल एस्टेट के द्वारा, हाउसिंग के द्वारा, उन्हें इस एसेट क्लास के रिस्क रिटर्न डायनामिक्स को समझते हुए वो डिसीज़न लेना पड़ेगा। दोनों ही अलग पहलू है। यहाँ पर जो बात हमने पूछने की कोशिश की इन होम बायर से, वो ये थी कि भई उनका आज एक्जिस्टिंग क्या स्टे अरेंजमेंट है, चाहे वो रेंट पर है या ओनरशिप में है, और आगे के लिए उनकी क्या इच्छा है।
तो उभर के ये आया कि 80% लोगों की इच्छा है घर खरीदने की। न उसमें से करीब 35-40% ऐसे भी लोग हैं जो आज रेंट पर हैं, लेकिन वो अपग्रेड करके एक अपने ओन प्रीमाइसेस में रहना चाहते हैं। सो ओवरऑल एक 80% का हमने रुझान देखा, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग होम बाइंग सेंटीमेंट दर्शाता है, और हम आज 5वें साल में हैं इस प्रॉपर्टी अपसाइकल में, वैश्विक लेवल पर भी और भारत में भी। न इसके बावजूद भी ये जो ट्रेंड है ओनरशिप के फ़ेवर में, वो बरकरार है। 80% जैसे मैंने कहा होम ओनरशिप को लेकर के, बाकी 17-18% रेंटल को लेकर के, और कुछ 1 से 2% लोग हैं जो आज भी असमंजस में हैं कि उन्हें किस तरफ रुझान करना है। इसी के साथ में जब हमने अलग-अलग एज कैटेगरीज़ में देखा, चाहे वो बेबी बूमर्स का सेगमेंट हो, जो सबसे एल्डेस्ट सेगमेंट हो गया आज के कस्टमर कोहोर्ट का, या जेन एक्स, या जे मिलेनियल्स, या जेन वाई का, जेन ज़ी का। तो इनमें ये देखने में ये आया कि अक्रॉस सेगमेंट सबसे ज़्यादा तो मिलेनियल्स में 82-83% होम ओनरशिप की तरफ सेंटीमेंट रहा, लेकिन जो यंगेस्ट कोहोर्ट है, उनका भी 70-71% रुझान होम ओनरशिप को लेकर के है। तो ये ज़रूर है कि एवरेज से थोड़ा कम है, लेकिन स्टिल 70-71% ये दर्शाता है कि उनका भी सेंटीमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज से 4-5 साल पहले, पर्टिकुलरली कोविड के पहले, ये ज़रूर बात थी, हर प्रोडक्ट के फंक्शनल एट्रीब्यूट की तरफ फोकस किया जाए, चाहे वो अ, हाउस प्रॉपर्टी हो, या फर्नीचर हो, या व्हीकल्स हो, या कपड़े हो। लोग उन्हें रेंट करना चाहते थे, और अपना कैपिटल नहीं लगाना चाहते थे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं चाहते थे। लेकिन आज 4-5 साल की जो एक्सपीरियंस में हमने देखा है, खास करके कोविड के बाद, अ, हाउस प्रॉपर्टी को लेकर के ये बहुत ही क्लियर तरीके से उभर कर आया है कि हाउस प्रॉपर्टी की जो फीचर्स है, चाहे वो सेंस ऑफ ओनरशिप हो, या कम्युनिटी अटैचमेंट हो, या स्टेबिलिटी का जो फैक्टर हो, इन सब के मद्देनज़र रखते हुए होम ओनरशिप का सेंटीमेंट यंगर जनरेशन में भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा है। तो इसी के साथ में और भी कई सारे मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स भी रहे हैं जो फेवरेबल रहे हैं होम ओनरशिप के लास्ट 4-5 सालों के लिए, क्योंकि हम एक अप साइकिल में हैं। ऑब्वियसली अप साइकिल के बाद में डाउन साइकिल भी आती है, और डाउन साइकिल में कुछ अलग मार्केट परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस रहता है, चाहे भावों की या रेंटल्स की बदलाव को लेकर के। लेकिन ओवरऑल अगर हम नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स को देखें, तो होम ओनरशिप के लिए सेंटीमेंट स्ट्रॉन्ग रहा है, और यंगर सेगमेंट में भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। जी विवेक जी, और जो आप अपसाइकल की बात यहाँ कर रहे हैं, जो आपने बताया कि 5वें साल में हम हैं, जो ये अपसाइकल रियल एस्टेट को देखकर हम खास करके रेजिडेंशियल सेक्टर में हम यहाँ पे देख रहे हैं, और आपके इस सर्वे को अगर हम देखते हैं, 80% लोग अपना घर खरीदना चाहते हैं। तो इसका हम क्या मतलब निकाल सकते हैं कि आगे भी ये जो अपसाइकल है वो आगे कितनी जारी रह सकती है? देखिए, 2 बड़ी बातें हैं इसमें। पहली चीज़ तो है जो भारत में मकानों की शॉर्टेज को लेकर के जो बात है, जो जग ज़ाहिर है। मतलब हाउसिंग शॉर्टेज हम कई सालों से इस देश में रन कर रहे हैं। गवर्नमेंट के फ्लैगशिप हाउसिंग फॉर ऑल प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, जो काफ़ी इम्पैक्ट देख चुके हैं मार्केट पे, लेकिन स्टिल उसमें अभी भी 7-8 साल और लगेंगे, हम सारे घरों को प्रोवाइड कर सके, खास करके लोअर और मिड सेगमेंट में। तो पहली चीज़ है कि हाउसिंग की शॉर्टेज तो कंट्री में रही है, हर सेगमेंट में अलग-अलग लेवल पर है, लेकिन हाउसिंग की नीड रही है। लेकिन इसी के साथ में अगर हम ये देखें कि लोगों का जो रुझान क्या है, किस तरीके से वो प्रॉपर्टी के साथ एंगेज करना चाहते हैं, रेंटल पे रहना चाहते हैं, या ओनरशिप पे लेना चाहते हैं, इससे बहुत बड़े मायने रखेंगे पूरी सप्लाई साइड को तैयारी करने के लिए कि भई किस टाइप के उन्हें प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, प्राइसिंग कैसी होनी चाहिए, क्या फीचर्स होने चाहिए। और इसके मद्देनज़र ये समझ में आया है कि होम ओनरशिप को लेकर के सेंटीमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और वो आज भी स्ट्रॉन्ग है, इतने लोगों के मकान खरीदने के बाद भी। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो 80% है, जिन लोगों ने बताया है कि वो होम ओनरशिप के लिए रुझान रखते हैं, उनमें करीब 35% वो लोग हैं जो आज रेंट पर रह रहे हैं। तो आज रेंट पर रह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो होम ओनरशिप की तरफ रुझान करेंगे, अगर उनकी अफोर्डेबिलिटी उन्हें अलाउ करेगी तो।
तो इसका मतलब ये हुआ कि रनवे जो है वो लंबा है, होम सेल्स का रनवे लंबा है, लेकिन इसी के साथ में अफोर्डेबिलिटी या राइट प्रोडक्ट एंड फुलफिलमेंट ऑफ जो प्रोडक्ट प्रॉमिसेस है सप्लाई साइड की तरफ से, उस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर हमने इन पहलुओं पर ध्यान दिया, तो मार्केट के लिए बड़ा रनवे है और ये जो तेज़ी हम 5 सालों से देख रहे हैं, इसको लंबे पैर मिल सकते हैं आने वाले सालों में। જી તો આ એક ખાસ મહત્વનો અને નોંધવાનો મુદ્દો છે કે અહીંયા આગળથી જે આપણે આ રેસિડેન્શિયલ માર્કેટની અપસાયકલ જોઈ રહ્યા છે, ઘરોની જે ડિમાન્ડ જોઈ રહ્યા છે, આ આંકડો અને આ સેન્ટિમેન્ટ દર્શાવી રહ્યા છે કે આ ગ્રોથનો રનવે છે ઘણો લાંબો છે, પણ આની અંદર જે બાબતો નોંધવાની છે, કયા રીતના ઘરની માંગ છે, કેટલા બજેટના ઘરની માંગ છે, એ રીતની જો સપ્લાય આવશે તો આ જે આપણે અહીંયા આગળથી રિયલ એસ્ટેટનો ગ્રોથ જોઈ રહ્યા છે આગળ પણ ઘણો લાંબો जारी रही सके छे। विवेक जी, थोड़ी मार्केट स्पेसिफिक बात कर रहे थे। अहमदाबाद के मार्केट को लेकर जो आपने इन सारे जो पहलुओं से ये सर्वे किया है, तो अहमदाबाद के मार्केट के लिए आपने क्या पाया है? तो एक तो हमने अहमदाबाद के जो सिटीजन्स हैं उनके सर्वे में ये पाया है कि जो एंड यूज़ वाली जो डिमांड है, फर्स्ट टाइम बायर वाली डिमांड है, वो काफ़ी बड़ा सेगमेंट है, करीब 35 से 40% वो सेगमेंट है, जो एंड यूज़ के लिए फर्स्ट टाइम घर खरीदने की बात कर रहे हैं। इसी के साथ में करीब 30% अपग्रेड की डिमांड भी आई है। अगर हम बात करें कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स वो चाहते हैं, उसमें अपार्टमेंट्स जो है, उनके लिए बहुत बड़ा रुझान दिखा है अहमदाबाद में भी। क्योंकि कई बरसों पहले इंडिपेंडेंट हाउसेस की या विलास की काफ़ी डिमांड रहती थी। अब यहाँ पर भी कॉन्डोमिनियम लिविंग के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड उभर कर आया है। तो ये सब चीज़ें अहमदाबाद के केस में आई है। इसी के साथ में देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट की भी कुछ डिमांड देखी गई है अहमदाबाद के मार्केट में। ઓકે, તો આ આપણે ખાસ કરીને અમદાવાદની વાત કરી કે ત્યાં કઈ રીતની ડિમાન્ડ અહીંયા આગળથી આવતી દેખાઈ રહી છે, તો એ આપણે એક ખાસ જોવાનું છે। ગુજરાતના અમદાવાદના શહેરમાં પણ એક સારી હોમ બાઇંગની ડિમાન્ડ આવતી देखाई रही है। और ऐसे ही विवेक जी, अगर हम मुंबई एमएमआर की भी बात करें तो यहाँ के लिए क्या फाइंडिंग्स है? तो मुंबई के केस में देखा जाए तो फिर बॉम्बे में प्रॉपर्टी की रेट्स जनरली ज़्यादा रही है देश भर के कंपैरिज़न में, आज भी ज़्यादा रही है एवरेज लेवल से, और आज से 5 साल पहले भी हायर रही है। इस वजह से यहाँ पर जो बायर्स का सेगमेंट है, जब हमने बायर सर्वे किया, तो हमने ये पाया कि अपग्रेड की जो डिमांड है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दैट इज़ द बिगेस्ट सेगमेंट। उसके बाद में उसके अलावा फर्स्ट टाइम बायर्स की भी डिमांड है। बट जैसे मैंने कहा कि मुंबई एक महँगा मार्केट है, पुराना मार्केट है, तो अपग्रेड के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हमने रुझान देखा यहाँ पर। इसी के साथ में ये भी हमने देखा कि जो मॉर्गेज सपोर्ट है मुंबई के मार्केट में, वो अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि एक जॉब मार्केट वाला इकोसिस्टम है, सर्विसेज़ सेक्टर वाला सेगमेंट है यहाँ पर, और प्रॉपर्टी की दरें भी हाई है, जिसकी वजह से मॉर्गेज सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है, कंपेयर्ड टू कई ऐसे दूसरे मार्केट्स हैं जहाँ पर सेल्फ इन्वेस्टमेंट या सेल्फ फंडिंग पर भी लोगों का काफ़ी रिलायंस रहता है, वहाँ से काफ़ी सपोर्ट आता है। इसी के साथ में हमने मुंबई में ये भी देखा कि लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, इसके मायने बहुत ज़्यादा है, पर्टिकुलरली बिकॉज़ जो जो शहर की बढ़ोतरी हुई है, इसी के साथ में ट्रैफ़िक के जो सिचुएशन रहते हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए लोकेशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर मुंबई के केस में उभर कर आया है। विवेक जी, अब जो बड़ा क्वेश्चन है, जो भी घर खरीदना चाहते हैं उनको रहता है, तो वो कि अंडर कंस्ट्रक्शन घर खरीदे या रेडी टू मूव इन घर खरीदे। कुछ लोग प्री लॉन्च के उसमें भी खरीदते हैं, तो ये भी आपके सर्वे का हिस्सा ज़रूर रहा होगा कि कितने लोग किस तरफ का रुझान रख रहे हैं। तो इस मामले में क्या फाइंडिंग्स आए हैं आपके सर्वे में? हाँ, देखिए ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे ये डिटरमाइन होता है कि किस टाइप के मकान मिलेंगे। पर्टिकुलरली जैसे सप्लाई का जो माहौल है, कि रेडी इन्वेंटरी कितनी अवेलेबल है, अंडर कंस्ट्रक्शन कितनी है, लॉन्च में कितनी है।
लेकिन अगर कस्टमर्स की तरफ से देखा जाए रुझान, तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखा गया है। करीब-करीब मेरे हिसाब से 40% लोगों ने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को प्रेफ़र किया है। आज से अगर हम 4-5 साल पहले की बात करें तो एक तरीके की एपैथी थी हाउसिंग को लेकर के, अंडर कंस्ट्रक्शन को प्रॉपर्टी को लेकर के जो एक्सपीरियंस रहा था लोगों को पिछली साइकिल में प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं होने का सप्लाई साइड की तरफ से। लेकिन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रुझान आया है। अगर कस्टमर्स प्रोजेक्ट साइट पे प्रोग्रेस देख रहे हैं, जिस तरीके से उन्हें कम्युनिकेट किया गया था, जिस तरीके से उन्होंने समझा था प्रोडक्ट लॉन्चेस के वक़्त, तो कस्टमर्स इन प्रोजेक्ट्स में देखकर चयन कर रहे हैं। इसके साथ में कुछ ट्रेंड हमने रेडी प्रॉपर्टी की तरफ भी देखा। रेडी प्रॉपर्टी में भी इंटरेस्ट है लोगों का, ख़ास करके जैसे मुंबई जैसे शहरों में जहाँ पर रेंटल्स भी ज़्यादा चलती हैं, प्रॉपर्टी वैल्यूज़ भी ज़्यादा हैं। वहाँ पे एक रेडी प्रॉपर्टी में मूव करने की ज़्यादा इंटरेस्ट देखी गई। लेकिन ओवरऑल अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखा गया। इसी के साथ में जो रीसेल प्रॉपर्टी है, वहाँ पे इंटरेस्ट बहुत कम दिखा। मेरे हिसाब से करीब 2% लोगों का रुझान रहा है रीसेल प्रॉपर्टी में। कई सारे फैक्टर्स हैं लेकिन पर्टिकुलरली ऐसा है कि आज कस्टमर्स को कंटेम्परेरी प्रोडक्ट्स में रहना है, जिसका मतलब ये है कि चाहे प्रॉपर्टी की साइज़ को लेकर के हो, जिस तरीके के अपार्टमेंट्स आज चाहते हैं लोग बड़े और बेहतर अपार्टमेंट्स, इसी के साथ में एमेनिटी रिच प्रोजेक्ट्स चाहते हैं, गेटेड कम्युनिटीज़ चाहते हैं। वो सारे ही फीचर्स हैं जो पुराने प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं आज से 10-15 साल पुराने प्रोजेक्ट्स वो कंटेम्परेरी नहीं रह जाते जिसकी वजह से कस्टमर्स का रुझान उनमें कम देखा गया है। तो जैसे मैंने कहा अंडर कंस्ट्रक्शन फर्स्ट प्रेफर्ड और उसके बाद में रेडी टू मूव इन डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी सेकंड प्रेफर्ड चॉइस उभर कर आया है। ઓકે, તો અંડર કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોપર્ટીની ઉપર ગ્રાહકોનો ઝુકાવ વધતો દેખાઈ રહ્યો છે અને ત્યાં સૌથી વધારે ખરીદી થવાની संभावना आ सेंटिमेंट ने जोता बनी रही है। अभी विवेक जी, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे रीज़न इसमें होम बाइंग डिसीजन में काम करते हैं, पर अगर इनकम का हम जो एक बहुत बड़ा ये है कि जिससे अफोर्डेबिलिटी भी मायने इसके ऊपर से डिसाइड होती है, तो इनकम वाइज किस तरीके का आपका सर्वे में फाइंडिंग्स आए हैं? देखिए अगर हम कस्टमर्स के या सिटीजन्स के नज़रिए से बात करें, तो इनकी जो टॉप 3 प्रायोरिटीज़ है, उसमें लोकेशन है, फिर प्रॉपर्टी लेआउट है और उसी के साथ में अफोर्डेबिलिटी है उनकी, ठीक है? तो अफोर्डेबिलिटी का एक मुद्दा तो बहुत स्ट्रॉन्ग मुद्दा है और अगर ऐसे देखा जाए तो अफोर्डेबिलिटी अगर ये बहुत ही बाइनरी बात है कि अगर आप अफ़ोर्ड कर पा रहे हैं, तब आप ले पाएँगे, नहीं तो नहीं ले पाएँगे। तो अफोर्डेबिलिटी का मुद्दा बहुत स्ट्रॉन्ग है अनलेस किसी की फंडिंग की नीड्स सेल्फ फाइनेंस से हो पा रही है, फैमिली सपोर्ट से हो पा रही है तो अलग बात है, नहीं तो बहुत ही वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड्स है क्रेडिट इंडस्ट्री की तरफ से एनबीएफसीज़ और बैंक्स की तरफ से कि कितना आपको आपकी इनकम के सामने लोन मिल पाएगा और किस तरीके का आप घर खरीद पाएँगे। कस्टमर्स की तरफ से अगर देखा जाए तो ये समझ के आया कि अलग-अलग सेगमेंट्स में एक अलग रुझान देखा गया है। जो कम 10 लाख से कम सालाना आय वाले हाउसहोल्ड्स हैं वहाँ पे बहुत स्ट्रेच करने की ज़रूरत पड़ रही है कस्टमर्स को घर के लिए अपनी इच्छा या बजट प्लान करने के लिए। 10 से 50 लाख वाले जो हैं उनके लिए रिलेटिवली बेहतर है करीब 6 साढ़े 6 गुना की उनकी मानसिक तैयारी हुई है घर खरीदने की और 50 लाख से ऊपर सालाना जो आय वाले सेगमेंट्स हैं, उनके लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहा है करीब 4 से 5 गुना हाउस होल्ड इनकम का उन्होंने बेंचमार्क दर्शाया है। तो इसमें समझ में ये आता है कि हाईएस्ट सेगमेंट वाले कस्टमर्स हैं, उनकी मानसिक तैयारी के हिसाब से या जो भी तैयारी उन्होंने की है बजट को लेकर के जिसकी वजह से ये अपना रुझान बता रहे हैं, वो काफ़ी कंफर्टेबली प्लेस्ड है। 10 से 50 लाख में भी रीज़नेबली ओके कुछ स्ट्रेच आ रहा है, लेकिन फिर भी प्लानिंग ठीक है। लेकिन जो 10 लाख से कम इनकम वाले सेगमेंट्स हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा स्ट्रेच करना पड़ रहा है और इसीलिए इंडस्ट्री और गवर्नमेंट की तरफ से भी उस सेगमेंट में काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम इस लेटेंट डिमांड को सेल्स में कन्वर्ट होता हुआ देखना चाहते हैं तो।
ઓકે, તો આ આવક ની પ્રમાણે કેવા ઘરોની માંગ છે એની પણ આપણે અહીં આગળથી વાત કરી છે. તો 50 લાખથી ઉપરની જે વાર્ષિક આવક છે ત્યાં આગળ વધારે ખરીદારી થઈ શકે છે અને એમને જે ઘર ખરીદવાની અફોર્डेबिलिटी છે એ એક सरलताથી તેઓ અચीव करता दिखाई શકે છે. और आपसे विवेक जी ये भी जानना चाहती थी कि फाइनेंस को लेकर आपके सर्वे में क्या पाया गया है? कितने लोग होम लोन पे डिपेंड होना चाहते हैं, कितने अपने इन्वेस्टमेंट पे या और किसी ज़रिए से ये जो घर खरीदारी के लिए रकम चाहिए वो जुटा सकते हैं? तो देखिए, ये जो हमने सर्वे किया है वो प्राइमरीली टॉप 8 शहरों का किया है देश में, और यहाँ पे प्रॉपर्टी कोई बहुत सस्ती भी नहीं है। जो कस्टमर्स आज से 20-30 साल पहले सेल्फ फाइनेंस कर पाएँ, वेन्यूज़ भी कम थे फाइनेंसिंग के, लेकिन इसी के साथ में कस्टमर्स अपनी एबिलिटी पे खरीद लेते थे, एटलीस्ट नॉट 20, 30, 50% दे पाते थे। आज के माहौल में हमने ये देखा है अक्रॉस सारे मार्केट्स में मॉर्गेज सपोर्ट की ज़रूरत दर्शाई है कस्टमर्स ने, और मॉर्गेज सपोर्ट के द्वारा ही वो ले पाएँगे ऐसा बताया है। ख़ास करके लोअर और मिड सेगमेंट जो है, जहाँ पर सालाना इनकम 50 लाख तक है, वहाँ पर 70 से 80% लोगों ने ये बताया कि उन्हें मॉर्गेज सपोर्ट लेकर के प्रॉपर्टी खरीदनी है। हायर सेगमेंट्स में ये ज़रूर देखा गया कि उनकी सेल्फ फंडिंग या इक्विटी के ऊपर काफ़ी सपोर्ट आ रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे मॉर्गेज की डिपेंडेंस कम है। इसी के अलावा अगर हम टॉप जो सर्विसेज़ सेक्टर ड्रिवन मार्केट्स की बात करें, चाहे वो बैंगलोर हो या पुणे या एनसीआर, यहाँ पर भी मॉर्गेज सपोर्ट को ज़्यादा तवज्जो दिया गया है। ઓકે, તો આ આપણે અહીં આગળથી ખાસ વાત કરી છે આ સર્વેની અને જેની અંદરથી ઘણા ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફાઇન્ડિંગ જે છે આપણે જોયા છે કે મોટી વસ્તુ એ છે કે 80% લોકો અહીં આગળથી ઘર ખરીદવા इच्छी रहा है। विवेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस शो पर जुड़े और इस पूरे आपके सर्वे को हमें समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ત્યારે જ આ પ્રોપર્ટી ગુરુના એપિસોડની અંદર તો હાલ પૂરતું આટલું જ, પરંતુ જતાં જતાં આપને ફરી એક વખત યાદ કરાવી દઉં કે આ પ્રોપર્ટીને લગતા આપના કોઈ પણ સવાલ હોય અમને લખી મોકલો propertyguru@nw18.com પર. તો આ સાથે જ પ્રોપર્ટી ગુરુના એપિસોડમાં હાલ પૂરતું આટલું જ, અને મને પણ આપશો રજા, પરંતુ આપ જોતા રહો CNBC બજાર. નમસ્કાર.